हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर आई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज। देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी एक स्टोरी, एक कहानी सी जान लेते हैं क्या है। देखिए, सपोज आपके पास एक सोल्यूट है, कंपाउंड है NaCl, और आपको पता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 23 प्लस 35.5 यानी 58.5। ठीक। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, एक्सपेरिमेंटली आपको डिटरमाइन करना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अगर जो आपने इसका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास या एक्सपेरिमेंटल जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू अगर इससे लोअर आती है या फिर हायर आती है, यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपकी 58.5, इस वैल्यू से अगर हायर या लोअर आती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। क्या कंडीशन है, देखिए, जब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मोलर मास not equal to observed molar mass, उसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। ठीक, यानी जो आपका गिवन है, जो आपने कैलकुलेट किया है, जो अगर दोनों बराबर नहीं आते तो क्या कहलाएगा, वो आपका एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। यानी कि जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू जो है आपकी मोलर मास की, वो नॉर्मल वैल्यू से कम या ज्यादा आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। ठीक। अब कैसे आप कैलकुलेट करोगे, देखिए, मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में RLBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मोलिकुलर मास को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास कैन बी calculated from colligative properties। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं। देखिए, आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले RLBP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। इसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे, N2 अपॉन N1, जो यहाँ पर मोल्स है, N2 सॉल्यूट के मोल है, N1 किसके मोल है, सॉल्वेंट के मोल है। W2 अपॉन MW1, MW2 इंटू MW1 अपॉन W1, और 1000 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसको मोलर बनाने के लिए। सेकेंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू KB, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। मोलरिटी को यहाँ ऑपरेट कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, W2 अपॉन MW2 W1 इंटू 1000 इंटू KB, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF M इंटू KF
W2 अपॉन MW2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू KF, और लास्ट वन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT, C क्या आपका कंसंट्रेशन मोलरिटी अपॉन N अपॉन V, RT बराबर W2 अपॉन MW2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। तो एक बात तो यहां से निकल के आ रही है कि आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक, और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है। नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। तो जो एबनॉर्मल मोलर मास की जो वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं? आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। जो मोलर मास है जो सॉल्यूट का, तो उसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, सेकंड, एबनॉर्मल मोलर मास ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। यानी आपका जो सॉल्यूट है डिसोसिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट मींस ब्रेक हो रहा है, आयंस में ब्रेक हो रहा है। एसोसिएट का मींस क्या है? क्लस्टर फॉर्म में, यानी एक या दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में एबनॉर्मल मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि आपका डिसोसिएशन, सॉरी, आपका जो सॉल्यूट है वो दो तरह का होगा। पहला होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होगा आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात तो मैं यहां पर खत्म ही कर देता हूं, क्योंकि ये ना तो एसोसिएट होगा ना ही क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो मैं लिख देता हूं नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इसका जो रोल है यहां पर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा? वो डिसोसिएशन में भी जाएगा और एसोसिएशन में भी। डिसोसिएशन में कब जाएगा? जब आप क्या लेंगे? पोलर सॉल्वेंट लेंगे। एसोसिएशन में कब जाएगा? जब आप क्या लेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। ठीक, अब सपोज दैट कि आपने यहां पर NaCl लिया और NaCl क्या हो रहा है? यहां पर डिसोसिएट हो रहा है, Na+Cl-, और यहां पर आपने CH3COOH ले लिया और ये क्या हो रहा है? एसोसिएट हो रहा है
यानी कि क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है। इसके जो दो मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। ये आपका सॉरी, ये आपका क्या हो गया, एसोसिएशन। और ये क्या हो गया आपका, डिसोसिएशन। अब कैसे इफेक्ट पड़ेगा एबनॉर्मल मास पर, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या, आपकी डिसोसिएशन है। इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। जब आप क्या ले रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, यानी कि आपने NaCl लिया और NaCl क्या हो रहा है, अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ कितने मोल थे, NaCl के 1 मोल थे, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो फाइनल मोल कितने हो गए, 2 मोल हो गए। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपका जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा वो कितना होगा, टोटल कितना वही है 58.5, यानी कि 58.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 29.25 होगा। यानी कि मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, मैंने अभी बताया था आपको कि भाई आपकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पर और मास पर डिपेंड कर रही है, मोलर मास पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए जैसे ही क्या हो रहा है, नंबर ऑफ, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब जब यहां पर कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, यहां पर कितने मोल है, 2 मोल है। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए जैसे ही क्या हो रहे हैं आपके मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मोलर मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड केस हमारा एसोसिएशन का। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं। देखिए हमने डिसोसिएशन का केस पढ़ रहे हैं हम। सॉल्यूट अगर क्या हो रहा है, सॉल्यूट को हम पोलर सॉल्वेंट में ले रहे हैं। सॉल्यूट क्या हो रहा है आपका, डिसोसिएट हो रहा है। यानी NaCl का 1 मोल ब्रेक होने के बाद कितने मोल बना रहा है, 2 मोल बना रहा है। तो जो ऑब्जर्व मास होगा वो क्या हो रहा है, एक्चुअल मास जो इसका कितना, एक्चुअल मोलर मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स, कितना आ गया 29.5। तो 29.5 है वो किससे डिक्रीज हो रहा है, 29.25 किससे डिक्रीज हो रहा है, 58.5 से डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोल इंक्रीज होंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। अब एक रिलेशन हमारे पास ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, या फिर हम कह सकते हैं मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही इंक्रीज होगी तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, मोलर मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकंड केस, एसोसिएशन। नॉन पोलर हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। सपोज आपके पास 2 मोल्स किसके हैं, एसिटिक एसिड के हैं, और ये नॉन पोलर की बात करें तो बेंजीन ले लीजिए। तो ये क्या बना रहा है, क्लस्टर बना रहा है, यानी कि क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है। क्या बन गया, ये आपका डाइमर बन गया। H बॉन्डिंग क्या हो रही है, इसमें H बॉन्डिंग हो रही है, ठीक।
तो यहाँ मोल कितने थे 2 और यहाँ मोल कितने हो गए 1। यानी क्या हो रहा है आपस में एसोसिएट होके क्या बना रहे हैं 1 मोल बना रहे हैं। अब देखिए मोलर मास क्या होगा, तो इसका मोलर मास कितना है 60 है। अब ये क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट होने के बाद क्या होगा दुगना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो कितना हो गया 162। आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी डिक्रीज होगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो मोलर मास क्या होगा इंक्रीज होगा। हमने पढ़ा था मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, बहुत सिंपल है। 2 मोल्स है, क्लस्टर बनाने के बाद कितना हो रहा है 1 मोल हो रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी डिक्रीज होगी। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो मास क्या होगा मोलर मास क्या होगा इंक्रीज होगा। तो मोलर मास क्या हो रहा है इंक्रीज। भाई यहाँ कितना था 60 था, यहाँ कितना हो रहा है 120 हो रहा है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक अपना वेंट ऑफ फैक्टर आई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर वेंट ऑफ फैक्टर इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वेंट ऑफ ने आई से रिप्रेजेंट किया। देखिए सॉल्यूट का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसोसिएशन हो रहा है या फिर कितना एसोसिएशन हो रहा है, उस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या फैक्टर यूज किया। वेंट ऑफ ने क्या फैक्टर यूज किया आई को यूज किया टू अकाउंट फॉर द डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। वेंट ऑफ introduced a factor I to account for the extent of dissociation or association of electrolyte factor I। normal molar mass upon observed molar mass। यानी कि जो I की वैल्यू है वो क्या है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। या फिर हम इसको कह सकते हैं I इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स total number of moles taken before
डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएट होने से पहले हमने कितने मोल लिए हैं और आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल हैं। तो ये हमें क्या बताएगा, फैक्टर आई की वैल्यू बताएगा। कीजिए नोट, आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगर आपका सॉल्यूट क्या इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। भाई मैं पहले भी बता चुका हूं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, यानी कि जो आपका नॉर्मल मास है उसकी वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल मोलर मास, उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्जर्व्ड मोलर मास के इक्वल होगी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि I इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, यानी जब दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की। भाई इलेक्ट्रोलाइट में दो कंडीशन है आपकी, एक क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है आपका, एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन में ऑब्जर्व मास मोलर मास इंक्रीज हो रहा है और यहां पर ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू लेस देन 1। तो ये आपको याद रखना है। यहां लिख लेते हैं आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, यानी कि नॉर्मल मास जो आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जर्व मास के इक्वल होगा। भाई जब एसोसिएशन भी नहीं हो रहा है और डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा है तो मास क्या रहेगा, मोलर मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि दोनों मास क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1 होगी। अब डिसोसिएशन के इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन में क्या होगा कि जो मोलर मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वाली क्या ऑब्जर्व मास क्या आएगा, कम आएगा। जब इसकी वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब एसोसिएशन के केस में जो ऑब्जर्व मास है आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। भाई क्लस्टर बन रहे हैं, क्लस्टर बनने के बाद क्या हो जाएगा, मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के केस में नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाली टर्म क्या होगी, बड़ी ऑब्जर्व मास क्या होगा, हायर होगा। जब तो हायर होगा तो क्या होगा आपका, लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपने पढ़ा था कि मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो आई की वैल्यू में यहां से और लिख सकता हूं, ऑब्जर्व्ड
वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव I is equals to delta P observed upon नॉर्मल। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे हमें उनका यूज करना पड़ेगा। Now calculation of extent of association or dissociation। ठीक, अब हमें यहाँ फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। सबसे पहले जो आपका केस है वो क्या है, डिसोसिएशन। ठीक, यानी कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया ए, आफ्टर डिसोसिएशन हमें क्या मिल रहा है, Na मिल रहा है। अब इनिशियली एट इनिशियल यहां पर कितना है, 1 मोल है, और यहां कितना है, 0 है। एट फाइनल, और 1 में से क्या हो रहा है, डिक्रीज, अल्फा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, अल्फा डिक्रीज होगा, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, n। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, n अल्फा। यहाँ पर 2 होगा तो आप क्या लिखेंगे, 2 अल्फा। 3 होगा तो क्या लिखेंगे, 3 अल्फा, 4 अल्फा, 5 अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें आफ्टर डिसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आप जानते हैं कि जो आई है उसकी वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और इनिशियल में आपने कितने मोल लिए हैं, 1 मोल लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1। तो आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन माइनस अल्फा, 1 माइनस एन, आई माइनस 1 बराबर मैं लिख सकता हूँ उसको अल्फा एन माइनस 1। अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो आपका जो यहाँ पर अल्फा हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। अब सपोज अगर हमें
AlCl3 दिया है और हमसे पूछा, हमने बोला है कि अल्फा का जो डिसोसिएशन हुआ कितना हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है यहाँ पर 100% है। 100% का मतलब 100/100 इजिकल्स टू 1। अब इसके लिए पूछा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसे डिसोसिएट कर लीजिए AlCl3, तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए भाई, 1 and 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास 4 आ गई। और हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा हमारे पास कितना है 1 है, i माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, i माइनस 1 बराबर कितना हो गया 3, और i इक्वल्स टू कितना आ गया 4। यानी कि जो वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू है आपकी AlCl3 को अगर आप 100% डिसोशिएट कर रहे हैं, यानी उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है वो कितना 100% है, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी आपकी, वांट ऑफ फैक्टर की कितनी वैल्यू होगी 4 होगी। अगर आपसे कह देता है, देखिए एक फार्मूले से हम और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर को हम एक फार्मूले से और कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर आयोनाइजेशन इनटू अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। ठीक, जैसे कि अगर मैं कहूं कि CaCl2 को आप डिसोसिएट कर रहे हैं, तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। ठीक, अब मान लें कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 है, तो मान लें कि यहाँ से कितना हो रहा है, अल्फा डिग्री हो रहा है, 1 माइनस अल्फा, और यहाँ क्या होगा अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा। ठीक, अब टोटल मोल्स या पार्टिकल जो भी कह लो आप, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना आ गया भाई आपका 1 प्लस 2 अल्फा। आई बराबर आफ्टर डिसोसिएशन जो पार्टिकल है वो कितने 1 प्लस 2 अल्फा। इनिशियली आपने कितना लिया 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 अल्फा आ गई। ठीक, ये तो आपका हो गया मेथड। अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं आई निकालने के लिए, ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ आयंस आफ्टर आयनाइजेशन, तो 1 प्लस 2 एंड कितना आ गया आपका 3, तो 3 इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, आई इक्वल्स टू 3 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, और आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला और आई इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 एन माइनस 1, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। भाई एन इक्वल्स टू आपको पता है कितना 3 है, तो अल्फा प्लस आई माइनस 1 3 माइनस 1, तो कितना हो गया ये अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन 2, तो कितना हो गया 2 अल्फा। 2 अल्फा बराबर आई माइनस 1, तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं केस आपका जो डिसोसिएशन एसोसिएशन का जो केस है।
डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये आपका क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। मान लिया कि यहाँ पर किसी भी सॉल्यूट के n मोल्स दिए हैं और वो एसोसिएट होने के बाद क्या बन जाता है, एट इनिशियल क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ क्या आपका 0, एट फाइनल 1 माइनस, अब जो अल्फा यहाँ से डिक्रीज होगा क्या होगा, मान लिया कि अल्फा डिक्रीज हो रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन एन। वही यानी कि जो कंसंट्रेशन आपकी यहाँ डिक्रीज हो रही है उसका जस्ट हाफ, तो भी कह लो यहाँ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। तो टोटल मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, आई निकाल सकते हैं। आफ्टर एसोसिएशन जो मोल है उनको ऊपर रखेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और जो इनिशियली हमने लिए कितने लिए 1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, आई इक्वल्स टू 1, कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, अल्फा कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा, 1 को इधर ले जाइए, आई माइनस 1 माइनस अल्फा 1, तो आई माइनस 1 बराबर अल्फा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं और आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लिया कि आपके पास मान लिया कि 4a है और ये क्या बना रहा है, टेट्रामर बना रहा है। क्या बना रहा है, ये टेट्रामर बना रहा है, यानी कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या आपकी 4 है, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है यहाँ पर आई की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और तो हम जानते हैं कि आई इक्वल्स अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अल्फा एन माइनस अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन, कितना हो गया 4 माइनस 1, अल्फा बराबर आई माइनस 1, ये कितना हो जाएगा -3/4, -3/4, इधर ले जाइए इसको, -3/4 अल्फा आई माइनस 1
आई इधर ले आइए, 1 माइनस 3/4 अल्फा, तो आपकी जो वाइट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी जाएगी, आई इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 अल्फा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको अगर डेटा दिए हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। नाउ कि वर्ल्ड टॉप ने क्या किया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनको क्या किया, मॉडिफाई किया। वेंट ऑफ modify the expression for colligative प्रॉपर्टीज। ठीक, पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी आर एल बीपी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन, सेकेंड elevation in boiling point delta TB equals to water factor I into m into KB। थर्ड आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF equals to I into m into KF। और फोर्थ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू आई इंटू CRT। जल्दी से नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट है और अभी क्वेश्चन करेंगे इन्हीं के बेसिस पर। देखिए हमारा न्यूमेरिकल है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है पाई। और इसमें दिया हुआ आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, अल्फा कितना है 90%, यानी कि 90/100 बराबर 0.9। ठीक, और टेम्परेचर दिया है कितना है 27, जोड़ दीजिए 273 बराबर कितना हो गया 300 केल्विन। कंसंट्रेशन दी हुई है C, मोलैरिटी 0.002 m। आपको क्या निकालना है, पाई निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, I इंटू CRT। अब I की वैल्यू हम कैसे निकालें, अब आपका जो मोलर सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, क्या हो रहा है वो डिसोसिएट हो रहा है, तो NaCl को हम क्या कर लेते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं। NaCl को हमने क्या किया, डिसोसिएट किया, Na प्लस Cl माइनस, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए भाई, 2 आ गए। और अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास कितना होता है, I माइनस 1/n-1। अल्फा कितना हमारे पास 0.9, I माइनस 1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 माइनस 1, 0.9 बराबर I माइनस 1/1, यानी कि 0.9 इक्वल्स टू I माइनस 1। I की वैल्यू कितनी आ गई 1.9। ठीक,
हमें सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट की। अब सी हमारे पास है, टीवी हमारे पास दिया हुआ है कितना 3, और जो आर की वैल्यू है वो कितनी है 0.082। तो फाइव इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएंगे 1.9 इंटू सी, कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 0.002 इंटू आर 0.082 इंटू, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 0.94 बार आएगा। ठीक, तो इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, आप को प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। कोई डाउट जल्दी बोले, अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमें क्या निकालना है इसमें, मोलर मास निकालना है। ठीक, अब ये आपका क्या हो रहा है, टेट्रामेराइज हो रहा है आपका जो सब्सटेंस है वाटर में, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, सॉरी 80% दिया हुआ है, और जो वेट है, जो सॉल्यूट का जो वेट है वो कितना है 2.5, और जो सॉल्वेंट का वेट है वो कितना हमारे पास 100 ग्राम, और जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना डिक्रीज हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर्मूला हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू एम इंटू के। ठीक, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू W2 अपॉन MW2 इंटू W1 इंटू 1000 और इंटू KF। डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ कितना है 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, KF कितना दिया हुआ आपको यहाँ पर 1.86। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना 2.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 कितना है हमारे पास 100 ग्राम, और हमें किसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, हमें वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें अल्फा कितना दिया हुआ है 80% दिया हुआ है। 80% का मतलब 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना हो गया 0.8 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि एसोसिएशन के लिए मैंने आपको बताया था अल्फा की जो वैल्यू होती है आई माइनस 1 अपॉन एम इक्वल्स टू 1 अपॉन एन माइनस 1। अब क्या हो रहा है कि आपका जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है टेट्रामेराइज हो रहा है। तो क्या हो रहा है आपका टेट्रामेराइज हो रहा है, टेट्रामेराइज हो रहा है, यानी कि n बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक, और यहाँ पर अल्फा कितना आपका अल्फा कितना आपका 0.8, तो 0.8 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो 0.8 इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि -3 अपॉन 4, तो 0.8 माइनस 3 अपॉन 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, बराबर आई माइनस 1, तो आई इक्वल्स टू यहाँ कितना हो गया आपका 0.6 माइनस 0.6 और आई माइनस 1, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 0.6 और 1
यानी कि 0.4 हो जाएगा। ठीक, अब आई की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट कर ली है, जो कि आपको डेटा दिए हुए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, यानी कि ये आपको फाइंड आउट करना है MW2। तो देखिए 0.3 रख दीजिए यहाँ पर, बराबर आई की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू W2 कितना दिया हुआ है 2.5 अपॉन MW2 आपको फाइंड आउट करना है इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक, इंटू KF की वैल्यू कितनी है 1.86। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट होने के बाद कितना हो के आएगा 62 के समथिंग आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा देखना है कि क्या आपको दिया हुआ है, और उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आपको, क्या क्या चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ाते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं।